प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र के श्रृंखला में अगली श्रृंखला पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह सामने वैकेंसियां हैं, पेपर को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी अच्छे प्रश्नों का जो संकलन है उन प्रश्नों पे हम लोग प्रतिदिन इस क्लास में चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आप देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ निरंतरता बनाए रखिए। यह प्रतिदिन हम इस चैनल पे वीडियो अपडेट करते रहते हैं। प्रतिदिन एक वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हमेशा इस चैनल पे अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र का जो श्रृंखला है यह चलता ही रहता है। नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलिएगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जैसे हम वीडियो आप डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए आज हम लोग प्रश्न नंबर 31 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहे हैं कि तद धन हितम प्लस तद्धितम इति संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तद हितम तो तद्धितम हो गया है, तो इसमें कौन सा संधि विधायक सूत्र है? संधि का सूत्र पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए कर रहे हैं सस्सोअटि, बी कर रहे हैं क्षयो हो अंतरास्याम, सी कर रहे हैं वा पदांतस्य और डी कर रहे हैं कि तोरली। तो तोरली तो ही भी नहीं करेगा, यहाँ पे न वा पदांत नहीं होगा। यहाँ पे होता है क्षयो अंतरास्याम, जो पूर्व सवर्ण होता है उस पूर्व सवर्ण संधि अर्थात झयो अंतरास्याम पदांत झय में वर्ग के 1 2 3 4 जो वर्ग होते हैं के बाद वर्णों के 1 2 3 4 जो होते हैं उसके बाद अगर ह आ जाए तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है तद और तद का हो गया है ह। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो पूर्व अक्षर तद। तो इसी तरह अगर एग्जाम्पल आता है कि उद्धनहार तो उसमें द का स्थान पर हो जाता है, तो ऐसे ही द का स्थान पे ह हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा तद्धित तद्धितम दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 32 को देखें तो कह रहे कह धन अत्रः बराबर को अत्रः इति संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। संधि विधायक सूत्र है हसिच है कि अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते है कि वा सरी है कि न किमपि किसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखें श्लोक कह रहे हैं प्रश्न नंबर 32 में। तो 32 में कह रहे हैं कि यह कैसे है। तो यहाँ पे कह धन अत्र अर्थात यहाँ पे जो सूत्र है वह अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते होता है। और काहे होता है तो उत्तो को विसर्ग संधि होती है। जो उत्तो है तो उत्तो विसर्ग संधि होती है। उत्तो विसर्ग संधि में अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते ह्रस्व अ के बाद रू का विसर्ग को उ हो जाता है। यदि बाद में कोई ह्रस्व अ हो तो अ तथा उ को आर अर्थात गुण सूत्र के द्वारा ओ हो जाएगा तथा अ का पूर्व रूप संधि द्वारा अवग्रह का जो ये चिन्ह लगा हुआ है यह अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखें, जैसे शिव होता है, शिव के बाद शिव अर्च, तो शिव अर्च में भी आगे उ होता है, फिर अ होता है, फिर उ होता है। तो ऐसे वहाँ पे जो अ होता है वह अवग्रह हो जाता है, तो वहाँ पे भी शिव अर्च शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखें तो 33 में कह रहे हैं गति ऊर्जा इतस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति। गति ऊर्जा यानी कि इसमें संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि विच्छेद है? तो गत्य प्लस ऊर्जा है कि गत प्लस ऊर्जा है कि गति धन ऊर्जा है कि गति प्लस ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले संधि जो हुई है यहाँ पे संत का नाम है यड़ संधि और जिसका सूत्र होता है इको यड़ची। और इको यड़ची सूत्र से ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई बड़ी ई को य उ और बड़ा उ
को व, री को र तथा ली को ल हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? यड़ संधि कहते हैं। जैसे ई के स्थान पर य होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो यहाँ पे गति ई के स्थान पर य होता है, तो इसमें ई है और आगे उ के स्थान पर य हो जाएगा, तो गति ऊर्जा। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 34 और 34 में करें दग्धः सिद्धिः इत्यत्र पदेषु संधि केन सूत्रेण कृतः। दग्ध सिद्धिः इत्रेण, इस पद में संधि किस सूत्र से हुई है? ऑप्शन ए करें खरिच, बी करें झलाम जसोस अंते, सी करें झलाम जस झसी और डी करें कि मनुस्वार। कौन सी संधि का सूत्र लग रहा है यहाँ पे? तो सूत्र बताइए, खरिच है कि झलाम जसो अंते है कि झलाम जस जसी झसी है कि मो अनुस्वार है। तो प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो यहाँ पे दग्ध सिद्ध झलाम जसो अंते सूत्र काम करता है। कौन सा? झलाम जसो अंते, अर्थात जसत्व संधि होती है। और इसमें होता क्या है कि पदांत झलों का वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग तथा उस्म को जस आदेश अपने वर्ग के तृतीय अक्षर को हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है? दग्ध। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें तो 35 में कह रहे हैं कि सदा अनुकूलेषु अस्य विच्छेदः। सदा अनुकूलेश का संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा विच्छेद है? तो ऑप्शन ए करें सत प्लस अनुकूलेषु है कि सदा प्लस अनुकूलेषु है कि सदा प्लस आनुकूलेयु है, और कह रहे हैं इसमें से कि कोई नहीं है। तो इसमें से कौन सा इसका जो संधि विच्छेद सही है? प्रश्न नंबर 35 में देखें तो सदा द में अ है, फिर आगे अ है, तो अ के बाद अ आता है, तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री ली के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई री ल आ जाए तो उन दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर वर्ण अर्थात आ, बड़ी, बड़ा, ऊ, री, ली हो जाता है। जैसे परम धन अर्थ परमार्थ हो जाएगा, अ के बाद अ आया है तो दीर्घ हो जाता है, तो परमार्थ बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पे सदा धन अनुकूलेषु, और सदा धन अनुकूलेषु को देखें तो अयो नहीं है। सदा माने यहाँ बड़का है, यहाँ छोटका है, और दोनों मिलकर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए सदा अनुकूलेषु में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अक सवर्णे दीर्घ होता है। सदा अनुकूलेषु का संधि पद क्या होता है? सदा धन अनुकूलेषु, और सामासिक पद क्या हो जाएगा? सदा अनुकूलेषु। तो सदा अनुकूलेषु। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखें तो कह रहे हैं कि सो अपवादः इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। सो अपवाद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि स प्लस अपवाद है, बी कह रहे हैं सो प्लस अपवाद है, सी कह रहे हैं स प्लस अपवाद है, और डी कह रहे हैं कि को न अपि, अर्थात इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो स प्लस अ, तो ये हुई ना, यहाँ विसर्ग होना चाहिए। जब विसर्ग होगा तो यह शब्द बन जाएगा। संस्कृत में ले तो ये कट जाएगा। आई अ दिया है तो हमें संधि हुई नहीं, पहले ही अवग्रह दे दिया, इहो कट जाएगा। कोई नहीं है, बचा विकल्प हमारा यही। देखिए यहाँ पे विसर्ग भी है और आगे अ भी है। अब जब इसका संधि पद बनेगा तब यहाँ पे जा होता है सो अपवाद, तो यहाँ स प्लस अपवाद। और ये कैसे बनता है? तो बनता है कि ह्रस्व आकार के पद स्थित रुत्व के र के स्थान पर उ हो जाता है। यदि र के आगे भी ह्रस्व आकार हो तो अतोह रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते र के स्थान पर उ होने पर यथा प्राप्त गुण कार्य तथा पूर्व रूप कार्य भी होता है, और मूल रूप से रुत्व उत्व गुण निष्पन्न रूप बनता है। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 37 और 37 में कह रहे हैं कि अपरारी पदस्य विच्छेदः वर्तते। अपरारी का विच्छेद है। अपरा प्लस अपी है कि अपरह प्लस अपी है कि अपर प्लस अपी है कि अपरा प्लस आपी है। तो यहाँ पे देखें तो अपरारी और अपरारी में जो अक है तो यहाँ पे आ जाएगा अपर धन अपी। अपर धन अपी तो अपर आगे भी है और बाद में भी अ है। तो जब अ के बाद अ आता है तो क्या होता है कि सवर्ण स्वर रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। और दीर्घ संधि में का सूत्र होता है का अकह सवर्ण दीर्घ। एकादेश होने के बाद यहाँ पे तात्पर्य यह होता है कि दो स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर के आदेश होते हैं। जैसे अपर है और अपी है तो अ है, र में भी अ है और आगे भी अ है, तो यहाँ पे एक ही आदेश होगा तो अपरा अपी हो जाता है। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 38 में कि राजधानी पदस्य समास विग्रह स्यात्। राजधानी पद का समासिक विग्रह होता है। राजधन धानी होता है कि राज्ञा धानी होता है कि राज्ञ धानी होता है कि राजन धानी होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो राजन धानी तो ही भी नहीं करेगा, अनराज धानी होगा, राज्ञा धानी होगा चाहे राग धानी होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा, राज्ञ और धानी। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो राज्ञ धन धानी में जो राजन शब्द होता है तो राजन में दस और धानी में सु अर्थात राजधानी होती है। षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का किसी भी समर्थ शब्द के साथ समास हो जाता है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति वाले पद का पूर्व प्रयोग होगा। तो प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है, राज्ञ धानी। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39। तो 39 में कह रहे हैं कि पौरशाला पदस्य समास विग्रह स्यात्। पौरशाला पद में का समासिक विग्रह है पूर्वस्य शालायां भव, पूर्वात् शालायां भव, पूर्वम शालायां भव या पूर्वस्यां शालायां भव। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न 39 में तो यहाँ विग्रह वाक्यों में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है और जब दोनों पदों में समान विभक्ति होती है तो इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम कर्मधारय तत्पुरुष है। अर्थात पौरशाला को क्या कहेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष कह लें या तो पौरशाला को कर्मधारय समास कहते हैं। पौरशाला का अगर विग्रह देखा जाए तो इसका होता है पूर्वास्याम शालायाम भव। लौकिक विग्रह क्या होगा, पूर्वस्याम शालायाम भव। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 और 40 में कह रहे हैं युकाश्च लिच्छाश्च इत्यर्थे क समास। युकाश्च लिच्छाश्च इत्यर्थे क समास में कौन समाहार द्वंद्व है कि एक शेष द्वंद्व है कि इतेतर द्वंद्व है कि कोई नहीं है। प्रश्न 40 में देखा जाए तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व होता है। युकाश लिशाश इत्यर्थे समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व में जो समाहार में जो समूह के अर्थ में की प्राधानता होती है और इसमें यहाँ भी कई घटक होते हैं लेकिन उनमें भेद दिखाई नहीं देता है। उन घटकों का अलग अलग महत्व नहीं है, समूह में ही उनका महत्व रहता है। यहाँ पे शूद्र जंतव या शूद्र जंतुवाचक शब्दों में द्वंद्व होने पर एक वदा होकर समाहार द्वंद्व समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 41 और 41 में कह रहे हैं दुग्ध इत्यत्र क प्रत्यय। दुग्ध में कौन सा प्रत्यय है, कतवतु है कि कत प्रत्यय है कि तब्यत प्रत्यय है कि सत्र प्रत्यय है। यह वीडियो हमारे संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा देने वाले चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे एलटी हो या बीपीएससी हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पे आप अभ्यास मॉडल हम करा रहे हैं, बस अभ्यास करते चलिएगा। तैयारी तो अपना कर ही लिए हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो बहुत जानकार तो ही करेंगे, लेकिन अभ्यास निरंतर बनी रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट अच्छी होगी। तो प्रश्न नंबर 41 में कह रहे हैं कि दुग्ध इत्रत क प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, कत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, सत्री प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 41 में
बी देखा जाए तो कत प्रत्यय है। कत और कत्वतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। कत कत्वतु निष्ठा और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होते हैं। कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में तथा कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। धातु जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी धातु है, तो यहाँ पे दह धातु है और दह धातु के साथ कत प्रत्यय करने पे शब्द हमारा दुग्ध बनता है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 42। तो 42 में कह रहे हैं कि कृतः संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति। कृतः जो है यह संज्ञा विधायक सूत्र किसका है? कर्तरी कृत का है कि कृत तिंग का है कि अधिकार सूत्रम का है कि भाव कर्मणों का है। तो यहाँ पर देखें तो कृत प्रत्यय जो होता है कर्तरी तिंग का होता है। किसका होता है? कर्तरी तिंग का, अर्थात कृत प्लस अतिंग, अर्थात तिंग सन आदि एवं विकिरण प्रत्ययों के अलावा धातु से होने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं तथा धातुओं से होने वाले तिंग भिन्न जैसे तिप तस झी के अलावा प्रत्यय कित प्रत्यय कहलाते हैं। कित प्रत्यय भावकर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं और कृत प्रत्यय तब्यत अनियर यत ऋत और क्यप होते हैं। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि कृतः प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। कृत प्रत्यय किस अर्थ में है? भावे अर्थ में है कि कर्मे है कि उभयों में है कि कृत्य में है। तभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो कृत प्रत्यय होता है भाव और कर्म दोनों में होता है कृत प्रत्यय। प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है। कृत प्रत्यय की हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? भाव कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। और कृत प्रत्यय जो होते हैं तब्यत अनियर यत ऋत क्यप हो कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 में देखा जाए तो धातुओं से होते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं से होते हैं तथा कर्म कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 44 को देखें तो 44 में कह रहे हैं कृत्यम इत्यर्थ क प्रत्यय। कृत्यम इत्यर्थ क प्रत्यय के प्रत्यय किड़त यत प्रत्यय किड़त प्रत्यय की लेप प्रत्यय। तो कृत्यम की बात की जाए तो कृत प्रत्यय धातुओं से होते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया। उसको केप प्रत्यय जो होता है इसका सूत्र होता है एति इष्टु स्वादुजु सुह प्लस केप, अर्थात ईड़ इष्टु सास वृद्ध द्रि तथा तुष धातुओं से केप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए कि योग में होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि जो चाहिए के अर्थ में होता है और इसमें जो द होता है वह शेष होता है। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखें तो 45 में कह रहे हैं कि ल्युट प्रत्यय कस्मिन् लिंगे प्रयुक्त भवति। ल्युट प्रत्यय किस लिंग में प्रयोग होता है? पुल्लिंग में होता है कि स्त्रीलिंग में होता है कि नपुंसक लिंग में होता है कि सभी में होता है? तो यहाँ पे देखा जाए ल्युट प्रत्यय तो ल्युट चह करणाधिकरणम योगाश्च भाव अर्थ में तथा करण व अधिकरण कारक के अर्थ में ल्युट प्रत्यय हो जाता है। ल्युट में ल और ट की इत संज्ञा होती है, यू मात्र शेष बचता है या शेष रहता है। भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय से बनने वाले शब्द नित्य रूप से नपुंसक लिंग में होते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि यहाँ पे नपुंसक लिंग में होते हैं। प्रश्न नंबर 46 और 46 में कह रहे हैं कि यथा खनन खनित्रेण नरो वागच्छति और डाट डाट देंगे गुरु गताम विद्या सुश्रुपुर धी गच्छति रिक्त स्थानों में उचितम अव्यम चिव्यम अर्थात चेतव्यम, अर्थात जो डाट डाट दिए हैं उसमें से उचित अव्यय पद चुनना है। तो यदा कदा तथा कहाँ होता है? यदा कदा पुनः। तो यदा कदा पुनः में देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है यह विकल्प हमारा यदा कदा पुनः तथा। तो यह तो दे दिया है यथा तथा पुनः कदा। तो यथा खनन खनिनेत्र नरो वाधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या सुश्रुपुरुधिगच्छति। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा जो बनेगा वह बी सही होता है, अर्थात
प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान पर तथा अव्यय पद प्रयोग हुआ है। तथा के तात्पर्य में जैसे होता है तथा माने वैसे, इसका अर्थ क्या होगा वैसे। यथा माने जैसे तो तथा माने वैसे। तो यथा खनन खनेत नरोत तथा गुरुगताम विद्या। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 47 को देखें तो 47 में कह रहे हैं स ... असत्यम न वदति उचितम अव्यस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। इसमें कौन सा रिक्त स्थान भरा जाएगा? तो ऑप्शन कह रहे हैं कि किल होगा, कि कथम होगा, कि कदा होगा, कि कदापि होगा। प्रश्न नंबर 47 में देखें तो इसमें कौन सा अव्यय सही होगा? तो सह कदापि असत्यम न वदति, अर्थात तो वह कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता है। जैसे होता है कि कदापि चिंता न करणीया, कभी भी चिंता नहीं करते, उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा कदापि। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में कह रहे हैं कि भवान ... हस्ति इत्यत्र उचितेन अव्ययेन रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। उचित स्थान में जो उचित खाली स्थान है उसमें से हमको क्या करना है? रिक्त स्थान को पूरा करना है। जो रिक्त स्थान है उसमें उचित पद चुनना है। कदापि होता है कि इदानीम होगा, कि किमर्थम होगा, कि कुतः। तो कह रहे भगवान हस्ति, भगवान हस्ति। तो भगवान हस्ति में आप हंसते हैं तो किमर्थ मन काहे हंसते हैं, ये नहीं होगा किमर्थ। क्या बात है, कुछ सामान्य भाषा में ही बोलेगा। तो यहाँ पे अव्यय जो प्रयोग करना है वह किम अर्थ ही आएगा, कदापि नहीं, कभी और इदामी ना किम अर्थ, यानी किम अर्थ का मतलब यहाँ पे होगा किस लिए, आप किस लिए हंसते। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखें तो 49 में कह रहे हैं ऋचः समानि छंदासि पुराणम यजुषा स इति कुतः उद्धृत। ऋचः समानि छंदासि पुराणम यजुषा स, यह कहाँ उद्धृत है? ऋग्वेदात है कि अर्थवेदात है कि रामायणात है कि महाभारत? तो कह रहे हैं ऋच समानि छंदासि पुराण यजुपः स इति अर्थ वेदांत। कहाँ? अथर्व वेदांत होगा ना, अथर्व वेदांत का में उद्धृत है। अथर्व वेदांत का अर्थ है कि अर्थों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। इस वेद का नाम अथर्वण ऋषि के नाम पर पड़ा है और इस वेद के ऋत्विक ब्रह्म हैं। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमंत हैं। प्रस्तुत मंत्र अथर्व वेद से उद्धृत है कि ऋचः समानि छंदासि पुराणम यजुपः। यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही होता। माफ कीजिएगा, प्रश्न 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें तो 50 में कह रहे हैं कि शुद्धं वाक्यं वर्तते छात्रेभ्यः शतं दण्डयति कालिदासेन लिखितं तांडुले ओदनम पचति रामात् मार्गम पृच्छति। रामात् राम से मार्ग कालिदासेन, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे कालिदासेन लिखतम यही वाक्य शुद्ध है। अनुक्त करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है तो कर्ति करणों तृतीया से यहाँ पे तृतीया विभक्ति, जैसे राम बाणेन रावणम हतवान, बाण जो है वह करण है। उसी तरह यहाँ पे जो कालिदासेन लिखतम यही विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 51 और 51 में कह रहे हैं कि भूत बलि समस्त पदे क समास। तृतीया तत्पुरुष समास है कि द्वितीय तत्पुरुष समास है कि पंचमी तत्पुरुष समास है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द का तदर्थ यानी प्रकृति विकृति भाव से अर्थ बल हित सुख और रक्षित पदों के साथ समास हो जाता है। जब समास हो जाता है तो चतुर्थी तदर्थ बल हितम सुख रक्षिते शुद्ध चतुर्थी विभक्ति वाले पद का अर्थ पद के साथ समास होता है तथा विशेष के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। उथेन नित्य समासो विशेष लिंगता च। तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा
डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 52 को देखें तो 52 में कह रहे हैं कि चक्रपाणी इतरत्य समास भवति। चक्रपाणी में समास है, द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है। तो चक्रपाणी में अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि समास होता है, और बहुब्रीहि समास को देखा जाए तो चक्रपाणी इतस बहुब्रीहि समास भवति। और बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष रूप में कराते हैं। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 53 में देखें तो कह रहे हैं कि नित्य नपुंसकलिंगे एकवचनांत समास भवति। तो नित्य नपुंसक लिंग में कौन सा समास होता है? तो साफ साफ दिया कि अव्ययी भाव समास होता है, बहुब्रीहि द्वंद्व द्विगु नहीं होता। नित्य नपुंसक लिंग एकवचनांत समास भवति तो होता है अव्ययी भावस्य, और अव्ययी भावस्य से बना हुआ रूप नपुंसक भी हो जाता है, अर्थात इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और दोनों पदों में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा और समस्त पद भी अव्यय बन जाता है तथा वह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 54 को देखें तो प्रश्न नंबर 54 में पूछ रहे हैं कि भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। भू धातु है और लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप हमको बताना है कि कौन सा रूप होगा, अभवत होगा कि अभवत होगा कि अभवन होगा कि अभवम होगा। तो प्रश्न नंबर 54 में देखा जाए तो मध्यम पुरुष में इसका रूप चलता है अभव, अभवतम, अभवत, अर्थात हमको बताना क्या है मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो विकल्प हमारा बी सही होता है अभवत। कौन सा होता है? अभवत। रूप किसका चलता है भू धातु में लंग लकार में? तो अभव, अभवतम, अभवत। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 55 में देखें तो कह रहे हैं कि अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए सह पितु स भ्रमयेत, बी कह रहे हैं कि दुर्जनात् शिष्यात् को अर्थ, सी कह रहे हैं सह जनकेन सह भ्रमति, और डी कह रहे हैं सह पुस्तक पठति। तो यहाँ शुद्धम वाक्यम है। तो शुद्ध वाक्य में यहाँ पे देखा जाए तो सहयुक्त अप्रधाने से यहाँ तृतीया विभक्ति जो हुई है वह किसमें हुई है? तो सह जनकेन सह भ्रमति। तो सह जनकेन सह भ्रमति में अर्थात प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा सी सही होता है। जैसे आता है कि पुत्रेण सह पिता गच्छति, राम जानक्या साकम गच्छति, उपाध्याय शास्त्रे सम अस्नाति। इसी प्रकार यहाँ पे सह जनकेन सह भ्रमति। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि वह अपने पिता के साथ भ्रमण कर रहा है। प्रश्न नंबर 56 देखें तो यहाँ भी कह रहे हैं अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति। इसमें भी शुद्ध वाक्य मया चंद्रा पश्यति, मया चंद्र पश्यते, मया चंद्र दृश्यते, मया चंद्र पश्यामि। तो मेरे द्वारा चंद्रमा देखा गया है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा तो पश्यति, पश्यते, पश्यामि नहीं होगा। यहाँ पे दृश्य धातु में रूप चलता है तो क्या चलता है? दृश्यते चलता है कि मया चंद्र दृश्यते। और काहे चलता है? तो कह रहे हैं कि अनुरुक्त करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है तो शुद्ध वाक्य में होगा तो मया चंद्र दृश्यते ही होगा। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 57 को देखें तो कह रहे हैं अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अलम विवादेन कर्णेन वाधिरः कस्मे बालकाय फलम रोचते यतस्मे ब्राह्मणम धनम ददाति। प्रश्न नंबर 57 में देखा जाए तो अशुद्ध वाक्य जो है वह विकल्प हमारा डी सही होता है कि यतस्मे ब्राह्मणम धन ददाति। और क्या होता है कि धन के कर्म अर्थात जो वस्तु द्वारा जिसको खुश किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसमें ब्राह्मण में संप्रदान द्वितीया हुई है अर्थात दान के कर्म द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह संप्रदान होता है। दा धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती है कर्मणा एवं विप्रेति संप्रदानम। अर्थात यहाँ पे अशुद्ध वाक्य देखा जाए तो इसमें ब्राह्मण धनम ददाति। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 58 में पूछ रहे हैं कि राम, मैं और तुम घर को जाएंगे। राम, मैं और तुम घर को जाएंगे। संस्कृत अनुवादो अस्ति। इसमें संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यति। रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यसि। रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यन्ति, या रामः अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः। तो प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो संस्कृत अनुवाद में तो राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यति गलत हो जाएगा। राम अहं च त्वं च गमिष्यामः यही सही होगा, हम जाएंगे। और ये कहें गमिष्यसि गमिष्यन्ति तो यहाँ पे गमिष्यामः बनेगा। प्रश्न नंबर 158 का विकल्प हमारा प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि संस्कृत में अनुवाद जो सही है वो है राम अहं च त्वं च गृहं गमिष्यामः। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 59 कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि सन्ति। 3992, 3978, 3987, 3878। तो यह पाणिकृत अष्टाध्याय ग्रंथ में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अतः कुल 32 पाद हैं। 8 अध्याय हैं और 32 पादों में यह महर्षि पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी उनका व्याकरण ग्रंथ है और उनकी एक और रचना है जामवती विजयम। तो यह त्रिमुनि के अंतर्गत आने वाले सबसे श्रेष्ठ ऋषि माने जाते हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी के बाद कात्यायन आते हैं, कात्यायन के बाद पतंजलि चर्चा आते हैं। तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है और अष्टाध्यायी को ही क्या कहा जाता है? सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी सूत्रकार भी इनको कहा जाता है। अष्टाई में कुल सूत्र हैं और उन्हीं को पूछ रहे हैं कि कितने सूत्र हैं। तो आज तक अभी देखा जाए तो लगभग 400 सूत्र, हम लोग जानते हैं कि लगभग 400 सूत्र बता दिया जाता है। लेकिन एक्यूरेट इसका देखा जाए तो बहुत विद्वानों में मतभेद है, बहुत सटीक इसका कोई आंकड़ा नहीं निकाल पाता। इसमें लगभग में आता है कि 4000 लगभग। लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न आ ही गया है तो इसमें देखा जाए तो 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। तो 8 अध्याय 8 गुणे 4 32, कुल कितने पाद हुए? 32 पाद हुए। और इसमें 14 माहेश्वर सूत्र हैं और 14 माहेश्वर सूत्र हैं और 3978 है। अगर 3978 में 14 और जोड़ देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो बताया जा रहा है कि एक्यूरेट कुछ नहीं, मतलब कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथे कति सूत्राणि, तो 3800 है ना, 3978 अर्थात विकल्प हम बी वाला जो है यह सही होगा। 3978 सूत्र हैं। और इसका प्रथम सूत्र की बात की जाए तो वृद्धिरा दैच है और अंतिम सूत्र जो है अ है। प्रारंभिक जैसे अंतिम सूत्र अ है और प्रारंभिक 7.25 अध्याय जो प्रारंभ से शुरू होते हैं तो प्रारंभिक 7.25 अध्याय सप्ताह 10 अध्याय कहलाते हैं और अंतिम 3 पाद त्रिपादी कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 और 60 में कह रहे हैं खरिचः इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। खरिचः इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात् तत्परः लिप्सा सर्वे सतपुत्र। तो प्रश्न 60 में देखा जाए तो यहाँ पे खरिचः झल वर्णों के प्रत्येक वर्ग के 1, 2, 3, 4 वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश होता है। खर वर्णों में वर्गों के 1, 2 और स के परे रहते चत्व संधि होती है। जैसे सप्तधन पुत्र सतपुत्र, तत्धन पर तत्पर, लिप धन सा बराबर लिप्सा। अतः उक्त सभी उदाहरण चत्व संधि के हैं। तो प्रश्न नंबर क्या पूछ रहे हैं कि चत्व संधि इति सूत्र संधि रूपम स्या। तो खरिच तत्पर है, लिप्सा है, सपुत्र है और यहाँ पे कहें संधि रूपम स्यात् है। तो पूछ रहे हैं खरिच इति सूत्रेण संधि रूपम स्यात्। संधि रूपम न स्यात् चाहिए था, नहीं है। तो तत्पर भी है, लिप्सा भी है, सतपुत्र भी है। जब तीनों है तो एक ही नहीं है, कौन सा नहीं है? सर्वे नहीं है। तो प्रश्न नंबर 60 में यह प्रश्न थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। सूत्रेण संधि रूपम न स्यात् नहीं है, चाहिए था न स्यात्, नहीं है। तो तत्पर खरिचा का भी है, लिप्सा खरिचा का है और सतपुत्र भी है, सर्वे नहीं है। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प जो नहीं है वही सही है, अर्थात सी सही होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर स्वयं को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।